फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो होता क्या है, जब भी आपका एलसी ऑसिलेशन हो रहा होता है ना, तो थोड़ी बहुत एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के उड़ जाती है। दूसरा, हम ये एज्यूम करते हैं कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडक्टर हैज सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंडक्टर का अपना कुछ क्या होता है, इंडक्टर का अपना थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, और जहां पे भी रेजिस्टेंस है, अगर उसमें करंट फ्लो करेगा, क्या क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो एनर्जी विल लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपकी कुछ एनर्जी किस फॉर्म में हीट खर्च जाती है, हीट के फॉर्म में। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी कुछ एनर्जी तो किस फॉर्म में उड़ जाती है, वेव्स के फॉर्म में उड़ जाती है। कुछ एनर्जी किस में खर्च हो जाती है, इंडक्टर हैज सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, एनर्जी विल लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तीसरा, लीकेज लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो, हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा के लिए चली जाती है, वापस नहीं आती है। तो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रियलिटी में आइडियल एलसी ऑसिलेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये क्या एज्यूम किया, हम ये एज्यूम करते हैं कि आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पहले कैपेसिटर के पास है, फिर इंडक्टर के पास आ जाएगी, फिर इंडक्टर से वापस कैपेसिटर के पास ली जाएगी, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर के पास आ जाएगी, फिर इंडक्टर से वापस कहाँ जाएगी, कैपेसिटर। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में खर्च हो जाती है, कुछ एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में खर्च हो जाती है, और कुछ आपका क्या लीक हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। किसी को इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। फर्स्ट पॉइंट एक बार आप समझाएंगे क्या? देख, जब भी तेरा चार्जेस ऑसिलेट करते ना, जैसे मान ले कोई इलेक्ट्रॉन है और वो ऑसिलेट कर रहा है, तो वहां से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। अपना जो अगला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इसी के बारे में है। तो अपने एलसी ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, पहले तेरा चार्ज इंडक्टर के पास आता है, फिर वापस कैपेसिटर के पास जाता है, फिर इंडक्टर के पास आता है, हम्म। फिर कैपेसिटर के पास जाता है। तो वो ऑसिलेट कर रहा हम्म। है, तो इसलिए क्या प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। ओके सर। तो कोई तुम्हें पूछे कि 3 रीजन बताओ कि एलसी ऑसिलेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आपको बोलना है कि थोड़ी बहुत एनर्जी तो वेव बन के उड़ गई, थोड़ी बहुत एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, और थोड़ा बहुत आपकी मैग्नेटिक एनर्जी खर्च हो गई, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, अपनी कॉपी में लिखो। किसी को कुछ पूछना है अब तक एलसी ऑसिलेशन में? नो सर। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, लिखो अपनी कॉपी में पावर। लिखो अपनी कॉपी में पावर इन एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर। टॉपिक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। मतलब आपके एलसीआर सर्किट में एवरेज कितना पावर खर्च होता है, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। तो ध्यान से देखना, सब सब इस चीज को ध्यान से समझना। सपोज करो कि मेरे पास कोई एलसीआर सर्किट है, मतलब ये आपका एल, ये आपका सी, ये आपका आर, और मान लो कि मैंने इसको किसी एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया, और आपको एसी वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज करो आपका वोल्टेज कितना है, आपका वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लो आपका जो करंट है वो है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप मुझे बताओ कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो V की जगह आप पुट करो V नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह आप पुट करो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप पावर कितना आ जाएगा चेक करो, ये आ जाएगा V नॉट आई नॉट, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक बार इतना लिख लो, एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। हम निकाल रहे हैं एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। तो मान लो मैंने कितना वोल्टेज लगाया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्यों आएगा, फाइव मतलब फेज डिफरेंस, याद है अपन फाइव कैसे निकालते हैं, टेन फाइव होता है XC माइनस XL अपॉन R। और पावर कितना खर्च होगा, P इक्वल टू V इंटू आई।
तो v की जगह पुट करो, i की जगह पुट करो, तो आपका पावर कितना आएगा, v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। और अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको अपनी कॉपी में लिख लो। साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपका पावर कितना आएगा, ध्यान से देखना, वी नॉट आई नॉट, तो साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस ए माइनस बी करोगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ओमेगा टी से ओमेगा टी तो गया, तो आपका आंसर क्या है, ये आया तुम्हारा वी नॉट आई नॉट बाय 2, और ये कितना आया तुम्हारा cos 5। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, वी नॉट आई नॉट बाय 2 और cos 5, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। एक बार लिख लो इसको अपना कॉपी में। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक बार मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने एक एलसीआर सर्किट ली, एलसीआर, उसके अक्रॉस मैंने एक एसी वोल्टेज लगाया। कितना वोल्टेज लगाया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लो करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अपनी सर्किट में कितना पावर खर्च हो रहा है, मैं पूछूं कि बताओ टी टाइम पे कितना पावर खर्च हो रहा है, तो टी टाइम पे वोल्टेज कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। वी नॉट आई नॉट को आपने अलग ले लिया, साइन ओमेगा टी प्लस 5, पर साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाय 2। तो मैंने क्या किया, साइन ए साइन बी की जगह पुट किया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाय 2। अगर तुम्हें नहीं पता है तो कॉस ऑफ माइनस 5 को हम लोग cos 5 लिख सकते हैं। तो cos ऑफ माइनस 5 क्या हो गया, cos 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, और नीचे आ गया 2। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार लिख लो। पर हम लोगों को क्या निकालना है, तो हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम साइन ओमेगा टी प्लस 5 जो है उसको साइन ए प्लस बी वाली थ्योरी से करें नहीं तो नहीं, हम बहुत लंबा उससे पड़ेगा, भी। आंसर ये आएगा पर बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। ये इसलिए मैं तुम्हें डेरिवेशन मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि तुम्हें एकदम शॉर्टकट वाला तरीका बता पाऊँ। तुम ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों लंबा जाएगा, तो अभी समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये लिख लिया सबने, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। अगर तुम भूल गए हो तो वापस मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी फंक्शन की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो पहले हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 0 से t p dt डिवाइड कर दो टाइम से, है ना। तो यहाँ पे लास्ट केस में अपना पावर कितना आया था, तुम ध्यान से देखो, वो आया था v नॉट आई नॉट बाय 2, और ब्रैकेट में क्या आया था, cos 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा t। इसको ओपन करो तो देखो v नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, नीचे 2 कॉन्स्टेंट है, t कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन में 0 से लेके t, अंदर क्या बच जाएगा, cos 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, और ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई होगा, dt से। अगर तुम भूल गए हो तो मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में तुम्हें बताया था कि cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो ये क्या बचेगा, ये आपका बचेगा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2t, cos 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और खाली dt का इंटीग्रेशन t होता है, t से t गया तो ये कितना आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा, cos 5। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तीसरा मैं आता हूं तेरे क्वेश्चन पे, एक बार इसको लिख लो। एवरेज पावर, एवरेज किसी भी फंक्शन की, पता है किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है। पहले आप टोटल वैल्यू निकालो, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो 0 से लेके t p dt, p का फॉर्मूला अभी हमने लास्ट में डिराइव किया, v नॉट आई नॉट बाय 2 cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस 5 dt अपॉन में t है। जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो v नॉट आई नॉट अपॉन 2t, अंदर क्या बचेगा, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस 5 dt। और cos 2 ओमेगा t प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 0। तो खाली क्या बचा, cos 5, इस cos 5 को बाहर लेके आओ,
आपका खाली dt बचेगा अंदर, फिर dt का इंटीग्रेशन t होता है, t से t गया, ये आपका बचेगा v0 i0 अपॉन 2 cos phi। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तुम हो सके तो इस डेरिवेशन को याद कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा तो तुम्हें दिक्कत की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना आप डिराइव कर लोगे इसको। अब तुम देखना इस फॉर्मूले को मैं कैसे यूज करता हूं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम लोग करना, ठीक है? एक पूरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला पूरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है? अब सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना कि हम ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है? सपोज करो कि मैं आपको एक, ये इंडक्टर है L, ये कैपेसिटेंस है C और ये रेजिस्टेंस है R, और मान लो कि मैं इसको एक AC वोल्टेज से कनेक्ट करता हूं, और मान लो आपको AC वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू 20 sin t। तो आपको दे रखा है कि आपके L की जो वैल्यू है वो है 1 हेनरी, आपके कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 फेरेड, आपका रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम का। आपको बताना है कि इस सर्किट में एवरेज कितना पावर डिसिपेट होगा, इस सर्किट में एवरेज पावर कितना डिसिपेट होगा, ठीक है? आपको ये बताना है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखो, तो ये आ जाएगा V नॉट आई नॉट बाई 2, ये आ जाएगा cos phi। एक बात याद रखना, इसको लिखने का एक और तरीका है, V नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू क्या आ जाएगा cos phi। तो V नॉट बाई रूट 2 क्या होता है, ये होता है VRMS, आई नॉट बाई रूट 2 क्या होता है, ये होता है IRMS cos phi। तो अपने को क्या ढूंढना है, VRMS ढूंढना है, IRMS ढूंढना है और cos phi। सबसे पहले अपन VRMS ढूंढते हैं। RMS क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट 2, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 20, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन रूट 2 वोल्ट, ठीक है? VRMS आ गया। अब अपन Z ढूंढते हैं, क्योंकि Z आ जाएगा तो सब काम हो जाएगा। Z का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, है ना? अब R कितना दे रखा है 1 ओम, एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। लेकिन तुम ध्यान के साथ देखो, जो टी के साथ होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा तो कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे टी के साथ 1 है और सी भी 1 है, तो ये कितना है 1 अपॉन 1, तो 1 ओम। और एक्सएल कितना आएगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा 1 है, एल भी 1 है, ये कितना आया 1 ओम। तो आपका जेड कितना आएगा, चेक करो, जेड आ जाएगा, आर की जगह 1 पुट करो, प्लस 1 माइनस 1 तो 0 होता है, जेड कितना आ गया तुम्हारा 1 ओम। तो ये आ गया तुम्हारा जेड, और जेड आ गया। तो आप मुझे बताओ आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस होता है वी आर एम एस बाय जेड, तो वी आर एम एस भी है, जेड भी है। और कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड। अपने पास आर भी है, अपने पास जेड भी है, ये सब वैल्यू इसमें पुट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अगर तुमने देखो पावर फैक्टर का डेरिवेशन और पावर फैक्टर, इसको याद रखना, कॉस फाई को बोलते हैं हम पावर फैक्टर, कॉस फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। लिख लो अपनी कॉपी में, cos phi is power factor of LCR सर्किट, लिख लो। और मैं मानता हूं कि अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो तुम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तुम्हें अगर फॉर्मूले याद है ना, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, आपको सिर्फ एक के बाद एक चीज निकालते जाना है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, उनको जो ये चैप्टर मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे है ना, उनको डाउट है तो पूछो। बाकी लोग तुम खाली ये सब सीखो, एक्सी कैसे निकालते हैं, एक्सएल कैसे निकालते हैं, जेड का फॉर्मूला क्या है, खाली लिख लो। कोई डाउट है? हेतल तुम्हें समझ में आया? श्रेया, ऋषिता तुम्हें क्लियर हुआ? देवेश पक्का समझ में आया? वात्सल्य भाई क्लियर हुआ कैसे निकालते कि नहीं क्लियर हुआ? नित्या समय समझ में आया? मानसी तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, अब तुम सब ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है? इसको लिखना हो तो लिख लो, वरना ये वैसे भी मैं तुम्हें भेज दूंगा स्लाइड। इसको लिखना है तो लिख लो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। So just okay, sir, done. देखो अब तुम सब ध्यान से देखो, सब मेरे साथ साथ चलना है ना, मैं पूरी हेल्प करूंगा तुम्हारी। सपोज करो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, पावर फैक्टर। श्रेया देख, कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि आपकी सर्किट का जो एवरेज पावर है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है,
VRMS, IRMS और cos phi। तो अपनी सर्किट में पावर डिसिपेट होगा कि नहीं होगा वो cos phi पर डिपेंड करेगा, क्योंकि cos की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना। VRMS तो पक्का होगा, IRMS भी पक्का होगा, क्योंकि अगर तुम बैटरी लगाओगे तो वोल्टेज होगा, और बैटरी है तो करंट भी होगा। लेकिन अपना पावर डिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है cos phi पे। ये किस पे डिपेंड करता है? cos phi पे। अब तुम ध्यान से देखना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, है ना। तो तुम ध्यान से देखना, अपने एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आया? एवरेज पावर का फॉर्मूला आया VRMS IRMS cos phi। तो अगर आपके पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट में आपका एंगल कितना होता है? 90 होता है कि नहीं होता है? आपका करंट वोल्टेज से कितना आगे होता है? 90। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कितना होता है? 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। उसी तरीके से अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट लूं, प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी एंगल कितना आता है? 90 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो इस केस में भी आपका एवरेज पावर कितना आ जाएगा? 0, है ना। और अगर आपकी मान लो तीसरा केस है, मान लो मैं बात करता हूं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस पे आपका cos फाई क्या हो जाएगा? R अपॉन जेड। लेकिन रेजोनेंस पे z किसके बराबर होता है? R के। तो ये हो जाएगा R अपॉन R1। तो याद रखना, पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट, तो कोई तुम्हें पूछे कि LCR सर्किट में मैक्सिमम पावर कब खर्च होती है? एट रेजोनेंस। पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इस मैक्सिमम एट रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम पावर कब खर्च होता है? कब खर्च होता है? रेजोनेंस पे, क्योंकि रेजोनेंस पे कॉस फाई क्या है? आर बाय जेड, और रेजोनेंस पे जेड किसके बराबर होता है? आर के। तो आर से आर गया तो कितना बचा? 1। तो जब कॉस की वैल्यू 1 होगी तो आपका पावर डिसिपेटेड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो कोई तुम्हें पूछे कि एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम पावर कब खर्च होता है? रेजोनेंस पे। प्योर इंडक्टिव, अगर मान लो खाली इंडक्टर लगाए, मतलब आपने खाली इंडक्टर लगा रखा है वोल्टेज के साथ, तो आपका एवरेज पावर 0। आपने खाली कैपेसिटर लगा रखा है तो भी आपका एवरेज पावर 0। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। एवरेज पावर का फॉर्मूला है VRMS IRMS cos phi। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना, ये लिख लिया सबने? लिख लो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट 0, प्योर इंडक्टिव सर्किट 0। रेजोनेंस पे कितना हो जाता है? पावर फैक्टर 1, तो पावर भी 1 हो जाता है। पावर, सॉरी, पावर क्या हो जाएगा? VRMS इंटू IRMS। तो रेजोनेंस पे का कितना पावर खर्च होता है? VRMS इंटू IRMS। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व माइक करना है। हेलो हाँ, लिख लो लिख लो। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एवरेज पावर है वो 0 हो जाए? देख, एवरेज पावर 0 का मतलब ये है, कैपेसिटर में होता क्या है कि आधी साइकिल में तो कैपेसिटर चार्ज होता है, तो कैपेसिटर बैटरी से एनर्जी लेता है। अगली आधी साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो वो एनर्जी वापस बैटरी को दे देता है। तो पता है एवरेज पावर कितना हुआ? जितना लिया ओके सर। उतना दे दिया। ओके सर, फिर ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम कर लो। यस सर। तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके पास एक एलसीआर सर्किट है, आपको इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी, और आपको कैपेसिटेंस दे रखा है 1/3 फेरेड, और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, और मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, और यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसका मतलब याद रखना, ये आपको VRMS दे रखा है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाए ना, मतलब ये VRMS है। तो आप मुझे बताओ कि इस सर्किट में आपका एवरेज पावर कितना डिसिपेट होगा? ये 1 ओम है।
देखो क्या करना है, सबसे पहले एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखो, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस तो है, पर अपने को पता है कि आई आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस बाय जेड। और अपने को पता है कि कॉस फाई क्या होता है, आर बाय जेड। मतलब सब प्रॉब्लम किसकी है, जेड की। तो अपने को ध्यान देना है जेड पे। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब आर तो है मेरे पास 1 ओम, एक्स सी क्या होता है, एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। पर तुम ध्यान से देखो, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, और सी 2 भी है पाई भी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस कितना है 1/3। और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, इंडक्टेंस कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 50 ओम। और ये भी आ गया ओम, एक्सी आ गया, एक्सएल आ गया, आर है तो जेड आ जाएगा। और कॉस फाई क्या होता है आर अपॉन जेड, आई आर एम एस क्या होता है वी आर एम एस बाय जेड। इन सबको इसमें पुट करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टॉपिक से तुम्हें बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। किसी को एवरेज पावर, पावर फैक्टर में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इस चैप्टर में अब एक टॉपिक बचा है, वो है एसी ट्रांसफॉर्मर। एसी ट्रांसफॉर्मर अब इस वीक हम लोग पहली बुक खत्म कर देंगे, फर्स्ट बुक हम लोग फिनिश कर देंगे। एसी ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक बचा है, नेक्स्ट क्लास पूरी ट्रांसफॉर्मर पे है। और ट्रांसफॉर्मर छोटा टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट्स लूंगा, ठीक है। तो अब तक कोई डाउट है तो पूछो। मैं तुम्हें काफी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ क्लास में ही, ताकि तुम कर पाओ, क्योंकि एसी के तुम्हें बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे पता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं तुम्हें आज एलसी ऑसिलेशन और पावर की शीट भेज दूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करके रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मर करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आई थिंक ड्रॉ कर देता तो मैं आपको सर फोटो भेज सकता हूँ उसकी। हाँ हाँ, फोटो भेज दे, ठीक है। चलो बाकी लोग लीव कर सकते हो, अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो। और सर वो कॉस ओमेगा टी वाला क्वेश्चन। अरे वो तू भाई, तू क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है। पहले एक सेकंड, हाँ टीशा, क्वेश्चन ये कि सर एलसी मैक्सिमम करंट दे रखा है, और करंट फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते तो कैसे नहीं, मैक्सिमम करंट दे रखा है। देख तुषा, मैक्सिमम करंट कब होता है, रेजोनेंस पे। और रेजोनेंस पे ओमेगा कितना होता है 1/√LC। तो देखो एल और सी दे रखा है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 1/√LC। ठीक है। और तेरा क्वेश्चन देवेश, कि तेको दे रखा है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो एक पूरी साइकिल में, आधी साइकिल में करंट पॉजिटिव होगा, आधी साइकिल में करंट नेगेटिव होगा। तो एक पूरी साइकिल में तेरा एवरेज करंट जीरो आएगा। आधी साइकिल में एवरेज करंट जीरो नहीं आता है। आधी साइकिल में एवरेज करंट कितना हो जाएगा, 2/π I0। ठीक है देवेश। देवेश सर भाई, आप कुछ एक्सप्लेन करते हुए आवाज नहीं आ रही है आपकी। देख मैं बोल रहा हूँ कि अगर तेरा करंट है, सॉरी आई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ उल्टा बनेगा। देख अगर तेरा करंट है, बाकी लोग तुम चाहो तो लीव कर सकते हो ना, अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं हो तो। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि पहले आपका करंट नीचे आएगा, इस तरीके से आपका करंट यहाँ जाएगा, है ना। तो हाँ। अगर मैं कंप्लीट साइकिल देखूं, तो देख जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है, तो आपका नेट एक कंप्लीट साइकिल में तेरा एवरेज करंट कितना होगा, जीरो। लेकिन अगर तुम आधी साइकिल देखोगे, मतलब मान ले कि ये बीच वाली साइकिल देख, इस साइकिल में खाली इतनी साइकिल हाँ, देखेगा, तो इसमें तेरा एवरेज करंट जीरो नहीं होगा। वही तो प्रॉब्लम आ रही है सर, जीरो दोनों ही केसेस में आ रहा है मेरा। अरे नहीं आएगा, तू लिख के भेज, मैं कैसे सॉल्व किया वो बता। हाँ सर ठीक है, मैं आपको फोटो तो खींच के भेज दूंगा इंटीग्रेट किया होगा उसका। ना, वो इंटीग्रेशन भेज मुझे। शायद मैं एक बार से वापस से उस क्वेश्चन को कर दूंगा।